हमारे एमसी फ्रेरायन स्टारलाइट, जो एक हीरो था, उसने डेमन किंग का साथ दे दिया और उसने दुनिया को खत्म करने का फैसला कर लिया। अपना काम पूरा करने के बाद उसने वो लेजेंडरी हीरो की तलवार सौंप दी जो उसने इस्तेमाल की थी। तब डेमन किंग ने उसे घिनौना कहा, क्योंकि उसने हीरो बनकर उसके ही कहने पर अपने परिवार और अपनी लवर को खुद अपने हाथों से काट डाला था। फ्रे ने ये सब इसलिए किया था ताकि वो उसका सबॉर्डिनेट बन सके। और जब डेमन किंग ने देखा कि फ्रे कितना काम का है, तो उसने उसे स्वीकार कर लिया और उसकी इच्छा पूरी कर दी। अंदर ही अंदर फ्रे जानता था कि उसके पास यही एक रास्ता था। एक एक करके उसने अपने तथाकथित साथियों को मार डाला, और उस किंगडम की प्रिंसेस को भी, जो डेमोनिक ताकतों के खिलाफ खड़ी थी। उसके सारे पुराने साथी उसे कोसते हुए मरे, क्योंकि उन्होंने उस पर भरोसा किया था। लेकिन उसकी लवर सेरेना ने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली, और उसने कहा कि वो फिर भी उससे प्यार करती है, चाहे कुछ भी हो। डेमन किंग ने उसके इस काम की तारीफ की और उसे तलवार नष्ट करने के लिए कहा, लेकिन फ्रे ने उसे चौंका दिया। उसने तलवार म्यान से निकाली और बताया कि वो उसके साथ मरने वाला है। यही वो रास्ता था जो सिर्फ वही चुन सकता था, ताकि दुनिया और अपने मरे हुए अपनों को बचा सके। उनकी टक्कर के बाद फ्ले की आंख खुलती है। इस बार वो काफी छोटा है और उसे एहसास होता है कि वो उस दिन पर वापस आ गया है जब वो एकेडमी में दाखिला लेने वाला था। वो सिस्टम चेक करता है और देखता है कि उसे पाथ ऑफ द विलेन का टाइटल मिला है। डेमन किंग के साथ मरकर क्वेस्ट पूरा करने के कारण, अपने दोस्तों को मारने के बाद, उसने हिडन रूट अनलॉक कर लिया है। और इस बार वो कसम खाता है कि वो सबको बचाएगा। करीब 10 साल पहले, एकेडमी में दाखिले से पहले, फ्रे अपने पिता से पूछता है कि उस कागज पर बने कीड़े जैसे अक्षरों का क्या मतलब है। बूढ़ा आदमी बताता है कि उन्हें काना कहा जाता है। वो समझाता है कि सिर्फ स्टारलाइट के हीरोइक घराने की ब्लडलाइन विरासत में पाने वाले लोग ही उन्हें पढ़ सकते हैं। तभी फ्रे को समझ आता है कि उसके पिता उन पुराने किताबों में लिखे अक्षरों की बात कर रहे थे। फिर वो आदमी चुपचाप फ्रे को एक दरवाजे तक ले जाता है और कहता है कि वो अंदर अकेले जाए। जिज्ञासु होकर फ्रे पूछता है क्यों। तब उसका पिता कहता है कि उसे मजबूत बनना होगा, क्योंकि उनकी ब्लड लाइन के हीरो की भविष्यवाणी के अनुसार, जिसने डेमन किंग को हराकर उसके साथ गायब हो गया था, डेमन किंग 1000 साल बाद फिर से लौटेगा। और इतना ही नहीं, दुनिया को बचाने वाला नया हीरो भी जन्म लेगा। लेकिन ये तो भविष्यवाणी का सिर्फ पहला हिस्सा है जो सबको पता है। बाकी का हिस्सा ये है कि डेमन किंग और नए हीरो का उत्तराधिकारी इसी युग में प्रकट होगा। ये समझते ही फ्रे को अंधेरे कमरे में भेज दिया जाता है और उसके पिता दरवाजा बंद कर देते हैं। लड़का तुरंत चिल्लाता है, दरवाजा पीटता है जैसे कोई भी सामान्य बच्चा करता। लेकिन तभी उसे हल्की सी रोशनी दिखती है। वो उस रोशनी का पीछा करता है और लेजेंडरी हीरो की तलवार तक पहुंच जाता है। वो उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक होलोग्राम प्रकट होता है और उसे चेतावनी देता है कि ऐसा मत करो। डर कर फ्ले उस आकृति से उसकी पहचान पूछता है। वो आदमी बताता है कि वो उसका पूर्वज है। शुरू में फ्रे को यकीन नहीं होता, क्योंकि महान हीरो की मूर्ति तो बहुत हैंडसम है, और ये बात लेजेंडरी हीरो को गुस्सा दिला देती है। वो बंदा फ्रे से पूछता है कि क्या वो दुनिया जीतना सीखने आया है। लेकिन फ्रे कहता है कि वो इसलिए आया क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि इसी तरह वो अपने अपनों की रक्षा कर सकता है, क्योंकि वजह हीरो जैसी ही थी। वो फ्रे से कहता है कि ये दुनिया सिर्फ बैड एंडिंग पर खत्म नहीं होगी, बल्कि और भी ज्यादा कठिन हो सकती है। ये शब्द उस बेचारे बच्चे को समझ नहीं आते। तब हीरो अपना हाथ फ्रे के चेहरे पर रखता है और तुरंत फ्रे एक दृश्य देखता है। डेमन पूरी दुनिया को नष्ट कर रहे हैं। हीरो कहता है कि अगर वो गलत रूट चुनेगा तो यही दुनिया की किस्मत होगी। उस ट्रांस में जब फ्रे देखता है कि उसने अपने सारे अपनों को खो दिया, तो वो जमीन पर गिर जाता है, हांफते हुए। हीरो कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि ये उसका पहला अनुभव है। आंखों में आंसू, लेकिन दिल में आग। फ्रे कसम खाता है, अपने पूर्वज की तरह, कि वो अपने हर प्रिय इंसान की रक्षा करेगा। पुराना हीरो लगभग भूल ही जाता है कि फ्रे उसका उत्तराधिकारी है। फिर वो वादा करता है कि वो उसे सही रास्ता सिखाएगा, ताकि वो अपने हर प्रिय को बचा सके। वो फिर से वही प्रक्रिया दोहराता है, अपना हाथ फ्रे की किस्मत पर रखकर, और बताता है कि ये आसान रास्ता नहीं होगा, क्योंकि फ्रे को अपने ही हाथों से दुनिया नष्ट करनी होगी और डेमन किंग के साथ मरना होगा। तभी वो हिडन रूट अनलॉक करेगा और नए ट्रायल्स देख पाएगा जो उसका इंतजार कर रहे हैं। वो उम्मीद करता है कि लड़का हिम्मत नहीं हारेगा। वर्तमान टाइमलाइन में 10 साल बाद वो सब बिंग करके फ्रे नोटिस करता है कि सब कुछ सही तरीके से आगे बढ़ा है। लेकिन एक चीज अलग है, सिस्टम की मौजूदगी, सिस्टम के अपडेट होने का इंतजार करते हुए। फ्रे सोचता है कि ये नई एबिलिटी भविष्य में काम आएगी। उसे वो भविष्यवाणी की किताब याद आती है जो उसने बचपन में देखी थी, और वो मानता है कि अपने पहले ट्रायल में वो किसी भी समस्या को संभाल सकता है, क्योंकि उसके पूर्वज ने उसे दिखाया था। फिर अगर वो सिस्टम में महारत हासिल कर ले, तो आखिर में वो सबकी रक्षा कर पाएगा। तभी दरवाजे पर कान्या दस्तक देती है। फ्रे खुशी से उसे अंदर आने को कहता है, सोचता है कि शायद उसके साथ उसे थोड़ी राहत मिलेगी।
आखिर काफी समय हो गया था उसकी मुस्कान देखे हुए। जैसे ही सिस्टम अपना अपडेट पूरा करता है, वो फ्रे को चेतावनी देता है कि कोई पास आ रहा है। उसी पल कानी अंदर आती है और सिस्टम बताता है कि पांचों मुख्य हीरोइंस को पिछले साइकिल की यादें बरकरार हैं। ये सुनते ही फ्रे को समझ आता है कि वो मुसीबत में है। सिस्टम के नियम साफ हैं। फ्रे, जो फॉल्स विलेन का रोल निभा रहा है, उसे लगातार बुरे काम करने होंगे ताकि पॉइंट्स मिले। अगर उसके अच्छे काम उजागर हो गए तो उसकी लाइफ फोर्स बुरी तरह कट जाएगी। अभी उसके पास करीब 100 पॉइंट्स हैं और वो जमा किए गए पॉइंट्स से जरूरी आइटम्स या स्किल्स खरीद सकता है। हीरोइन की जागरूकता के बारे में चेतावनी देने के बाद सिस्टम इमरजेंसी एक्टिवेशन कर देता है। नतीजा देखकर फ्रे दंग रह जाता है और कान्ये की आंखों से जो डेथ ग्लेयर उसे मिलता है, उससे उसे उसकी तीखी जानलेवा इंटेंट महसूस होती है। वो उसकी बचपन की दोस्त है, जिसे जन्म से डार्क मैजिक का श्राप मिला था, जो उसकी लाइफ फोर्स को धीरे धीरे खींचता रहता है। और वो भविष्यवाणी में बताई गई 5 मुख्य हीरोइंस में से एक है। अब जब उसकी यादें वापस आ चुकी हैं, फ्रे को डर है कि कान्ये किसी भी पल उसे मार सकती है, क्योंकि उसने पिछले जीवन में उसके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया था। तभी कान्ये उससे पूछती है कि क्या उसे भूख लगी है, और फ्रे कहता है कि वो हमेशा वाला ही ले आए। वह उसे घूरती है, फिर उसका आदेश पूरा करने के लिए बाहर चली जाती है। और वह घबरा जाता है ये जानते हुए कि वह उसके खून की प्यास में है, तो वह मन बना लेता है कि उसकी बदले की कार्रवाई के लिए खुद को तैयार करेगा। अचानक सिस्टम पॉप अप होता है और उसे बताता है कि उसने पास में तेज हत्या की मंशा डिटेक्ट की है। यह उसकी एक इन्नेट स्किल की वजह से हुआ है, जो दिन में एक बार जानलेवा खतरे को पहचान सकती है। फिर तार्किक तरीके से सोचने लगता है कि गाने उसे क्यों मारना चाहेगी। वह नोट करता है कि अगर वह कोशिश भी करेगी तो बिना चोट खाए नहीं बच पाएगी। लेकिन तभी वह दरवाजा खोलती है और वह महसूस करता है कि जो सूप वह लाई है, उससे मौत की आभा निकल रही है। उसे एहसास होता है कि उसने खाने को डार्क मैजिक से श्रापित कर दिया है ताकि वह समय से पहले मर जाए। और फ्ले समझ जाता है कि वह पूरी तरह घिर चुका है, तो वह अपना विलेन वाला रोल निभाने का फैसला करता है और वह उस पर सूप लाने के लिए चिल्लाता है, यह कहते हुए कि उसे सैंडविच चाहिए था। फिर वह प्लेट को उसके पास वाली दीवार पर दे मारता है। ऐसा दुष्ट बनकर उसे एक फॉल्स विलेन पॉइंट मिलता है। नफरत से भरी कान्ये गुस्से में उसका सैंडविच बनाने चली जाती है और कुछ मिनट बाद वह एक अजीब सा सैंडविच लेकर लौटती है। उसके हैरान होने पर वह कहता है कि इसमें चीज़ नहीं है, इसलिए इसे दोबारा बनाओ। कान्ये विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रे बेझिझक उससे सवाल करता है कि वह उससे जवाब कैसे दे रही है। नतीजतन वह पीछे हट जाती है और थोड़ी देर बाद एक और सैंडविच लेकर आती है, लेकिन वह कहता है कि ब्रेड बहुत सूखी है। फ्रे उसे यह कई बार दोहराने पर मजबूर करता है और 8वें ट्रायल तक पहुंचते पहुंचते वह सैंडविच पकड़े लड़खड़ाने लगती है, जिसे उसने जहर मिलाकर तैयार किया था। और वह देखता है कि वह कितनी जिद्दी है। वह नोट करता है कि कान्ये बार बार सैंडविच बनाती रही और उसमें अपना मैजिक भरती रही जब तक वह पूरी तरह थक नहीं गई। वह सैंडविच उठाता है और दिखावा करता है कि वह उसे खाने वाला है। इससे कान्ये उत्साहित हो जाती है, लेकिन फिर वो सैंडविच फेंक देता है और कहता है कि उसे पहले वाला सूप ही चाहिए। जैसे ही वह उसे दोबारा बनाने को कहता है, कान्ये गिर पड़ती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और वह नोट करता है कि किस्मत कितनी क्रूर है, जो उसे उसके साथ थोड़ी देर भी हंसने नहीं देती। वह उसे अपने बिस्तर पर लिटा देता है और नोट करता है कि फॉल्स विलन पॉइंट कमाना उसके सोचे से ज्यादा जानलेवा है। कान्ये का मैजिक कितना कम हो गया है, यह देखकर फ्रे अपनी लाइफ फोर्स से उसके श्रापित शरीर को भर देता है। वह नोट करता है कि यही एक तरीका है जिससे उसका डार्क मैजिक स्थिर रह सकता है, क्योंकि वह खुद ज्यादा समय तक जीने वाला नहीं है। वह निष्कर्ष निकालता है कि अपनी लाइफ फोर्स से उसे भरते रहना ही आगे का रास्ता है। यह सब करने के बाद फ्रे सोचता है कि इस बेवकूफ़ी भरी स्थिति से कैसे निकले, क्योंकि अब वह अपनी असली योजना पर आगे नहीं बढ़ सकता। और वह नोट करता है कि अगले 2 महीनों में मुख्य क्वेस्ट शुरू होने से पहले उसने सोचा था कि वह लो प्रोफाइल रहेगा और बिना अपनी पहचान उजागर किए चुपचाप तैयारी करेगा। लेकिन जिस तरह हालात जा रहे हैं, शायद अब ऐसा नहीं होगा। बाकी 4 हीरोइन से चालाकी से कैसे निपटना है, यह न जानकर फ्रे मिलने की प्राथमिकता तय करता है और नोट करता है कि सेरेना, जो उसकी फियांसे है, उसे तुरंत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ प्रिंसेस क्लाना एक त्यागी हुई रॉयल है, जिसके पास उसके खिलाफ कदम उठाने की ताकत नहीं है, इसलिए वह उसे परेशानी नहीं देगी। फेलरो और एरिना अलग हैं, क्योंकि उनसे उसका अकेडमी में अक्सर सामना होगा। फेलरो का मामला यह है कि वह चर्च की बोली प्यादा है, जो अपने समर्थन से उसे सामाजिक रूप से बर्बाद कर सकती है। लेकिन एरिना बड़ा खतरा है, क्योंकि वह लापरवाह और आवेगी है, मतलब वह बिना हिचकिचाहट मौके पर ही उसे मार सकती है। कान्ये भी ऐसी स्थिति में है जहां वह अपनी बहन के बंधक होने की वजह से बेबस है, लेकिन फिर भी फ्रे को जोखिम चाहे जो हो, फॉल्स विलेन पॉइंट्स जुटाने ही होंगे, तो वह उसे और भी गुस्सा दिलाएगा। वह नोट करता है कि कान्ये से मिलने वाले पॉइंट्स बहुत सीमित हैं, इसलिए बेहतर होगा कि वह बाकी हीरोइन के साथ इंटरेक्ट करके ज्यादा जोखिम वाले पॉइंट्स कमाए।
अब अपने पिछले जीवन में भविष्यवाणी की किताब से जुटाई जानकारी के साथ फ्रे योजना बनाता है कि अगले दिन सब कुछ व्यवस्थित करेगा और असली लड़ाई की तैयारी करेगा जो अकेडमी में दाखिले के बाद शुरू होगी। फ्रे अगली सुबह तक भविष्यवाणी की किताब पढ़ता रहता है। वह पीछे मुड़कर कान्ये को देखता है जो गहरी नींद में सो रही है। फिर वह उसे अपने बिस्तर से उठाकर जमीन पर लिटा देता है। राहत की सांस लेने के बाद वह उस पर चिल्लाता है और उसे इतनी देर तक सोने के लिए डांटता है। चौंक कर कान्ये इधर उधर देखती है और उसे एहसास होता है कि वह उसके कमरे में सो गई थी। वह उसे शक भरी नज़रों से घूरती है, यह जांचने के लिए कि उसने उसके साथ कुछ किया तो नहीं। लेकिन वह उसे जल्दी करने और कैरिस तैयार करने का आदेश देता है, क्योंकि आज उसका अकेडमी में पहला दिन है। कहानी उठती है और जैसा कहा गया वैसा करने चली जाती है। और तभी फ्रे अपनी स्टेटस विंडो देखता है और पुष्टि करता है कि उसके पास 100 पॉइंट्स हैं। वह आह भरता है और नोट करता है कि ये पॉइंट्स बहुत कम हैं और स्किल्स खरीदने के लिए उसे कुछ 100 पॉइंट्स चाहिए होंगे। इसलिए उसे कमाना जारी रखना होगा, लेकिन थोड़ा संभल कर ताकि वह मरे नहीं। कान्य को कैरिज तैयार करते देखते हुए फ्रे अपनी नाखुशी के बीच मुस्कुराता है और कहता है कि अकेडमी में उसका समय मजेदार होगा। उसी शाम प्रवेश समारोह में भाषण देने के बाद नॉबल्स उसे घेर लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं ताकि उसका पक्ष पा सके। वह उनकी बातें सुनता है और नोट करता है कि वे गिद्ध हैं जिनकी छुपी मंशा साफ दिखाई दे रही है। उनमें से एक स्टूडेंट उसे बताता है कि वे अपने प्रोडक्ट्स रॉयल पैलेस में रखने का प्रस्ताव रखना चाहते हैं और इसी वजह से वे कुछ कॉमनर महिलाओं को उसके मनोरंजन के लिए लाए हैं। फ्रे उनके साथ खेलने का फैसला करता है तो वह कहता है कि उनकी सच्चाई देखने के बाद वह उनके अनुरोध पर विचार करेगा, जबकि असल में वह उनके व्यवहार से घिन खा रहा है और उनके खिलाफ कुछ करना चाहता है, जैसे वो डेमन किंग को गिराना चाहता है। लेकिन फिलहाल उसे पॉइंट्स कमाने हैं। नॉबल्स के साथ घटिया व्यवहार करके वो तेजी से पॉइंट्स कमाता है और अचानक वह देखता है कि लड़के लड़कियों को कमरे में घसीट कर ला रहे हैं और तभी उसे एहसास होता है कि वे एरिना को भी ले आए हैं। फिर ये अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता कि एरिना पकड़ी गई है, क्योंकि वह एलिमेंटल मैजिक में जीनियस है और फायर उसका खास एलिमेंट है। ऐसा लगता है कि कोई उससे निपट ही नहीं सकता। तो वह सोचता है कि क्या उसने जानबूझकर खुद को पकड़वाया है ताकि कमरे में मौजूद सबको एक साथ खत्म कर सके। फ्रे तुरंत अपना सिस्टम स्टोर खोलता है और देखता है कि वह कौन सी स्किल खरीद सकता है। अपने पास मौजूद पॉइंट्स के साथ वह इमरजेंसी डिफेंस स्किल चुनता है। यह स्किल एक बार जानलेवा वार से लक्ष्य की रक्षा करती है। हालांकि इसे खरीदने में 70 पॉइंट्स लगते हैं, फिर भी फ्रे बिना हिचक इसे खरीद लेता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी जान दांव पर है। इसे हासिल करने के बाद उसे पता चलता है कि एरिना माना की कमी से जूझ रही है, जो उसे अजीब लगता है। तो वह निष्कर्ष निकालता है कि वह माना इकट्ठा कर रही है और उसे एक साथ विस्फोट करने वाली है। जब वह नॉबल से जूझ रही होती है, फ्रे उन्हें दफा होने को कहता है और वे उसके रवैये से हैरान रह जाते हैं। वह इस बार और गुस्से में दोहराता है और घोषणा करता है कि वह महिलाओं के साथ अकेले मजे करना चाहता है। डरे हुए नॉबल्स भाग जाते हैं और लड़कियों को फ्रे की दया पर छोड़ देते हैं। वह फिर एरिना के पास चलता है और उससे कहता है कि बेहतर होगा वे किसी शांत जगह पर मजे करें। वह उसकी आंखों में सीधे देखती है और उसे घिनौना कहती है। वह काश करती है कि उसने अपनी अल्टीमेट मैजिक डेमन किंग की सेना पर नहीं, बल्कि उसी पर चला दी होती। वह सैडिस्ट की तरह मुस्कुराता है और उसे चुप रहने को कहता है। फिर वह अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसे डराने की कोशिश करता है। इससे एरिना बुदबुदाते हुए उसे कोसती है, क्योंकि वह आधी रात से पहले पकड़ी गई थी। जब वह सबसे बुरा होने की उम्मीद करती है, वह अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि फ्रे जमीन पर बेहोश पड़ा है। उसकी दोस्त जल्दी से खुद को छुड़ाती है और एरिना से कहती है कि जल्दी भाग चलो, क्योंकि फ्रे शराब पीकर बेहोश हो गया है। वे तुरंत वहां से निकल जाती है और उसकी दोस्त कहती है कि वे खुशकिस्मत हैं कि उससे बच निकली, वरना उन्हें बहुत क्रूर अंजाम झेलना पड़ता। अकेला रह जाने पर फ्रे अपनी आंखें खोलता है और आह भरता है, क्योंकि वह एरिना के सामने लापरवाही से सिर्फ इसलिए पेश आ सका क्योंकि उसने जो इमरजेंसी डिफेंस स्किल खरीदी थी वह मौजूद थी। लेकिन नशे में होने का नाटक करने की वजह से उसे और पॉइंट्स मिल जाते हैं। आधी रात तक इमरजेंसी डिफेंस सक्रिय हो जाता है और सिस्टम उसे बताता है कि आधी रात का श्राप जिसे एरिना उस पर सक्रिय करना चाहती थी, अगले दिन दोपहर तक उसकी मौत का कारण बनता। लेकिन यह स्किल साल में सिर्फ एक बार इस्तेमाल की जा सकती है और इसके बदले एरिना 1 साल तक माना की कमी की हालत में रहेगी। फर्श पर पड़े पड़े फ्रे समझ जाता है कि वह बच गया, लेकिन तभी कानी अंदर आती है और जैसे ही वह देखती है कि वह नशे में है, वह गुस्से में उसे उठाती है और ठीक वैसे ही उसे सहारा देकर ले जाती है जैसा उसने कहा था। उसे पीठ पर लाद कर घर ले जाते हुए फ्रे मन ही मन चाहता है कि वो हमेशा ऐसी ही आज्ञाकारी रहे और उसे लगता है कि उसका हालिया व्यवहार किसी जोकर जैसा है। लेकिन वह अपनी हालत का इस्तेमाल अपनी विटैलिटी बढ़ाने के लिए करता है।
कान्ये ठंडे स्वर में कहती है कि वह अब भी एक घटिया इंसान है और कहती है कि अगर उसकी बहन का मामला ना होता तो वह उसे अभी मार देती। उसके ठंडे शब्द फ्रे के दिल को चीर देते हैं क्योंकि उसे याद आता है कि पिछले जीवन में बचपन में वे कितने करीब थे और वह हमेशा उसके साथ रहती थी। लेकिन अब वह उससे कहती है कि उसका इंतजार करे क्योंकि जैसे ही वह अपनी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित कर लेगी वह उसकी सांस से रोक देगी। उसी शाम कान्ये फ्रे के डॉर्मेट्री पहुंचती है और उसे वहां छोड़ देती है। जब वह उसे जाने को कहता है तो वह बेखौफ कहती है कि अब से वह उसके साथ ही रहेगी। हैरान होकर वह पूछता है कि वह क्या कह रही है तो वह बताती है कि उसे ड्यूक से खास आदेश मिले हैं। ड्यूक ने उसे निर्देश दिया है कि वह उस पर से नजर ना हटाए वरना उसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। यह कहकर कान्ये एक बिस्तर निकालती है और उसे लगा के सोने की तैयारी करने लगती है। जब वह अपना बिस्तर सजा रही होती है फ्ले सिस्टम चेक करता है और हैरान रह जाता है जब उसे कुछ नए नियम दिखते हैं जो हाल ही में अपडेट हुए हैं और जो उसके लिए गेम ओवर साबित हो सकते हैं। उन्हें पढ़ते हुए वह पाता है कि उसके पास एकेडमी में नियमित और ईमानदारी से उपस्थित रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर उसे पता चलता है कि इस बार मुख्य हीरोइन में से किसी एक की भी मौत नज़रअंदाज नहीं की जाएगी। लेकिन सबसे दिलचस्प नियम यह है कि अंतिम लड़ाई के अलावा किसी भी स्थिति में उसे मरने की अनुमति नहीं है। फ्रे बाकी रात इन नई शर्तों के बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह जब कान्ये उसे क्लास के लिए जगाने की कोशिश करती है वह उस पर चिल्लाता है कि उसे अकेला छोड़ दे। उसके आश्चर्य के लिए वह मान जाती है और बाहर जाने लगती है तो वह मजबूर होकर उसे वापस बुलाता है। चिल्लाने की प्रक्रिया में वह अचानक खून खांसने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने पिछले दिन बहुत ज्यादा विटैलिटी दे दी थी। कान्ये पूछती है कि क्या हुआ है लेकिन फ्री तुरंत बात को हल्का कर देता है। फिर वह उसके पास जाता है और बिना आदेश के कमरे से बाहर जाने की कोशिश पर उसे डांटने लगता है। वह उसे इतना बुरा सुनाता है कि उसकी वफादारी की तुलना एक फाउंटेन पेन से करता है जो खुद से हिल भी नहीं सकती। फिर वह धमकी देता है कि अगर उसे आपत्ति है तो वह उसकी छोटी बहन को अपनी मिस्ट्रेस बना लेगा। यह सुनकर कान्ये की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बहन के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। फ्रे एक विलेन जैसी मुस्कान देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। उसके इस विलेन वाले काम के बदले सिस्टम उसे 10 पॉइंट्स देता है लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि उसने हद पार कर दी। जब वह चला जाता है कान्ये उसके बिस्तर की चादर पर खून देखती है तो वह सोचती है कि क्या फ्रे को पहले से कोई बीमारी है। उसी दिन बाद में जब उनकी टीचर मिस इजरेट अल्हाम बार क्लास के सामने अपना परिचय दे रही होती हैं तभी फ्रे और कान्ये जल्दी जल्दी क्लास में प्रवेश करते हैं। उन्हें देर से आते देख मिस इजरेट तुरंत उन्हें डांटती हैं और दोनों के 10-10 पॉइंट्स काट लेती हैं। जैसा उम्मीद था फ्रे सारा दोष कान्ये पर डाल देता है और उसे धीमा कहता है। अचानक एरिना जो उसी क्लास में है फ्रे को देख लेती है और पूरी तरह घबरा जाती है। उसे बिल्कुल ठीक हालत में देखकर यह बात मानने से परे है क्योंकि उसने पिछले दिन अपनी जान जोखिम में डालकर उस पर मैजिक इस्तेमाल किया था। पहले पीरियड के बाद फेलरोज जो क्लास में मौजूद थी फ्रे के पास आती है और पूछती है कि क्या वो उसके साथ किसी एकांत जगह पर चलेगा ताकि वो उसे आशीर्वाद दे सके। खुशकिस्मती से फ्रे को सिस्टम से पहले ही उसकी हत्या की मंशा का नोटिफिकेशन मिल चुका था तो वह तुरंत उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है। वह उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसका आशीर्वाद पैसे से खरीदा नहीं जा सकता लेकिन फ्रे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। दूसरे पीरियड के स्थान पर मिस इजरेट घोषणा करती है कि वे कॉम्बैट ट्रेनिंग करेंगे। फिर वह छात्रों को एक एक कर आगे आने का आदेश देती है और उनसे उनके खिलाफ ड्यूल करने को कहती है। जैसा उम्मीद था वह अपनी टीचर वाली ताकत दिखाती है और बिना पसीना बहाए सभी छात्रों को हरा देती है। आखिरकार कान्ये की बारी आती है और वह रिंग में जाती है। ड्यूल शुरू होते ही कान्ये बाकी छात्रों से अलग साबित होती है क्योंकि वह टीचर के खिलाफ अच्छी तरह डटी रहती है फिर भी किसी कारण से कुछ अजीब लगता है। काको जाना जाता है कि वो माना की कमी से बचने के लिए जल्दी मुकाबला खत्म करती है लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर लड़ाई लंबी खींच रही है। और क्योंकि फ्रे दूर से अपनी विटैलिटी सीमित मात्रा में ही साझा कर सकता है तो लंबी लड़ाई के कारण कुछ ही समय में वह खुद थकने लगता है। जब फ्रे अपनी विटैलिटी घटती महसूस करता है कान्ये आराम से टीचर के साथ ड्यूल का आनंद ले रही होती है। कुछ देर बाद मिस इसरेट कहती है कि कान्ये उनकी उम्मीदों को काफी पीछे छोड़ दिया है और वह यह देखने के लिए उत्साहित है कि वह उनके खिलाफ कितनी देर टिक सकती है। वह फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन उसी पल का उन्हें रोक देती है और समझाती है कि उसका जन्म अस्थिर माना के साथ हुआ है और अगर वह लड़ाई जारी रखेगी तो वह जल्द ही नियंत्रण खो देगी। यह सुनकर मिस इजरेट प्रभावित हो जाती हैं। मिस इजरेट तब समझ जाती है कि वह शुरुआत से ही सावधानी से क्यों लड़ रही थी। फिर वह कहती है कि कान्ये में इस पूरे देश की सबसे ताकतवर मैच में से एक बनने की क्षमता है।
दूसरी तरफ फ्रे बस खुश है कि ड्यूल खत्म हो गया, क्योंकि अगर कान्ये ने लड़ाई और लंबी खींची होती तो बहुत संभावना थी कि वह खुद बच नहीं पाता। यह देखकर कि अगली बारी उसकी है, फ्रे उत्साहित हो जाता है और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए डेमोनिक ऊर्जा वाला पेंडेंट पहन लेता है। अब एरिना की बारी आती है। वह मिस इसरेट के खिलाफ जाती है, लेकिन पिछले दिन फ्रे पर इस्तेमाल किए गए स्पेल के असर की वजह से वह तुरंत बुरी तरह हार जाती है। फिर उसे तुरंत इन्फर्मरी ले जाया जाता है। जब फेलरो की बारी आती है तो वह मैच छोड़ देती है, क्योंकि उसे लगता है कि टीचर पर अपनी शक्तियां इस्तेमाल करना अनुचित है। आखिरकार फ्ले की बारी आती है और हमारा एमसी शरारती मुस्कान के साथ स्टेज की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसने ज्यादा पॉइंट्स कमाने के लिए पहले ही एक विलन वाली योजना बना ली है। वहां पहुंचकर वह मिस इसरेट को उकसाने के लिए बदतमीजी से बात करता है, लेकिन इससे वह और ज्यादा गंभीर हो जाती है और उसे पूरी ताकत से लड़ने की चुनौती देती है। डेमोनिक ऊर्जा के उभार के साथ फ्ले टीचर पर हमला करता है और छात्रों के झटके के बीच उन्हें डिफेंस में जाने पर मजबूर कर देता है। फिर भी मिस इजरेट पूरी कोशिश करती हैं कि डटी रहें, लेकिन आखिरकार यह बेकार साबित होता है, क्योंकि फ्रे आसानी से उनका हथियार दूर फेंक देता है। थोड़ी ही देर बाद फेलरो कुछ अजीब नोटिस करती है और सबका ध्यान उस डेमोनिक ऊर्जा की ओर दिलाती है जो पेंडेंट से निकल रही है। तुरंत जांच की जाती है और यह सच साबित होता है। जैसे ही यह सामने आता है, छात्रों के बीच अफरा तफरी मच जाती है, ठीक वैसा ही जैसा फ्रे चाहता था, और इसके परिणाम स्वरूप सिस्टम उसे 2000 बिलियन पॉइंट्स देता है। लेकिन मिस इसरेट इस हरकत से बेहद नाराज हो जाती है, इसलिए वह उसे तुरंत अपने ऑफिस में बुलाती है। ऑफिस पहुंचने पर वह उससे गहराई से पूछताछ करती है कि वो मैजिक आर्टिफैक्ट एकेडमी में क्यों लाया, लेकिन फ्ले बस इतना कहता है कि वो बढ़ा चढ़ाकर बात कर रही है और उसने तो सिर्फ एक आइटम ही लाया था। मिस इजरेट फिर उससे पूछती हैं कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है, क्योंकि वह पहले इतना बेपरवाह नहीं था। एक पल के लिए फ्रे को पछतावा महसूस होता है, लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल लेता है और समाज के बारे में भाषण देने लगता है कि यह दुनिया भावनाओं की कद्र नहीं करती। फिर वह खुलेआम कहता है कि ईमानदारी से जीना सिर्फ मूर्खों का काम है। हैरानी की बात है, मिस इजरेट इस घटना को उसकी पहली गलती समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। बदले में वह उससे कहती हैं कि उसे उस दुकान पर ले चले जहां से उसने यह खरीदा था, क्योंकि वह सब कुछ नष्ट करना चाहती है। फ्रे मान जाता है और कहता है कि उसे भी कुछ और सामान खरीदना है और वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद मिस इजरेट सोचती रह जाती है कि इतनी कम समय में उसे इतना क्या बदल गया। उस शाम जब फ्रे अपने डॉर्म लौटता है, कान्ये उसे गर्मजोशी से स्वागत करती है और जैसा उम्मीद था वह उससे फिर बदतमीजी से बात करता है और बिस्तर पर लेट जाता है। तभी उसकी नज़र एक काले बिल्ली के प्लशी पर पड़ती है, जिसके बारे में कान्ये कहती है कि वह उसे अपनी बहन से मिला है, लेकिन वह उसे कोई महत्व नहीं देता। कुछ घंटों बाद जब कान्ये आखिरकार सो जाती है, फ्रे उसके पास जाता है और उसकी अगली दिन भर की ज़रूरत के लिए पर्याप्त विटालिटी उसे ट्रांसफ़र करता है। जब से उसने उसकी चादरों पर खून देखा था, तब से उसके मन में शक है कि फ्रे उससे कुछ छिपा रहा है। इसलिए उसने पहले ही डार्क मैजिक से वो प्लशी बनाया था, ताकि वह आराम से उसकी जासूसी कर सके, उसे अपने शरीर के पास आते देख। कान्ये सोचती है कि वह ज़रूर कुछ संदिग्ध करने वाला है। फिर वह देखती है कि वह उसकी नंगी पेट पर हाथ रखता है, जिससे वह और ज़्यादा भड़क जाती है और कसम खाती है कि जैसे ही वह अपने शरीर में लौटेगी उसे मार डालेगी। कुछ देर उसे देखते हुए वह नोटिस करती है कि वह जो भी प्रक्रिया कर रहा है उसमें उसे दर्द हो रहा है, लेकिन वह इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ पलों बाद फ्रे प्रक्रिया पूरी कर लेता है और खड़ा हो जाता है, जिससे कान्ये चौंक जाती है, क्योंकि उसने कुछ और उम्मीद की थी। अचानक वह प्लशी की तरफ मुड़ता है और उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। इस समय कान्ये पसीना बहाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है उसका भेद खुल गया है, लेकिन हैरानी से फ्रे बस उसे उठाता है और छोटे बच्चे की तरह उसे गले लगाकर सोने लगता है, जिससे उसका एक ऐसा रूप सामने आता है जिसे कान्ये ने कभी नहीं देखा था। अगली सुबह फ्रे कान्ये की कराहने की आवाज़ से जागता है। जब वह पूछता है क्या हुआ, तो वह बताती है कि उसका पेट बहुत बुरी तरह दर्द कर रहा है। फ्रे स्थिति को गलत समझ लेता है और उसे बाथरूम जाने को कहकर डांटता है, उसे घिनौना भी कह देता है। इस घटना के बाद सिस्टम उसे 200 पॉइंट्स देता है, क्योंकि उसने स्थिति को गलत समझा। अब तक जमा हुए पॉइंट्स की वजह से सिस्टम उसे बताता है कि वह बिगिनर स्टेज से इंटरमीडिएट स्टेज में लेवल अप हो गया है और उसके लिए एक नया स्टोर भी अनलॉक हो जाता है, जहां से वह और आइटम खरीद सकता है। वह बिना समय गवाए स्टोर देखने लगता है और कुछ खरीदारी शुरू कर देता है। इसी दौरान सिस्टम से एक नया नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उसे डॉर्मेट्री में होने वाले एक हमले को रोकने का नया क्वेस्ट दिया जाता है। अगर वह इसे पूरा करता है तो उसे हीरो का वेपन अवेकनिंग मिलेगा, लेकिन अगर वह असफल हुआ तो उसकी विटैलिटी और उम्र दोनों में भारी कमी आ जाएगी। क्वेस्ट देखकर फ्रे समझ जाता है कि उसे जल्दी ज़रूरी आइटम खरीदने होंगे। कुछ ही देर बाद मिस इजरेट डॉर्मेटरी पहुंचती हैं। आ
और फ्रे काने को दरवाज़ा खोलने का आदेश देता है। जब काने दरवाज़ा खोलती है, मिस इसरेट उसे फ्रे के कमरे में देखकर चौंक जाती है। जब वो पूछती है यह क्या है, तो काने बताती है कि उसे ड्यूक से अनुमति मिली है उसके साथ कमरा साझा करने की, जिससे वह और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वह तुरंत अंदर आ जाती है और पूछती हैं कि फ्रे ने यह कैसे मान लिया। लेकिन फ्रे मौका पकड़ लेता है और उसकी उम्र के बावजूद अब तक वर्जिन होने पर उसे चिढ़ाने लगता है। उसके शब्द गहराई तक चुप जाते हैं और टीचर को जड़ कर देते हैं। और जैसा उम्मीद था, सिस्टम उसे इसके लिए फिर से इनाम देता है। कान ने तुरंत समझाने की कोशिश करती है कि उसके और फ्रे के बीच कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फ्रे टीचर को कमरे से बाहर ले जाता है। फिर दोनों भेष बदल लेते हैं और उस दुकान की तरफ निकल पड़ते हैं जिसके बारे में उसने बताया था। रास्ते में वे कुछ नॉबल्स को गरीबों पर बुरी तरह अत्याचार करते हुए देखते हैं, जिससे मिस इजरेट अंदर तक हिल जाती हैं। तब वह मन बना लेती है कि दुकान नष्ट करने के बाद वह उन नॉबल्स से भी निपटेंगी। आखिरकार वे एक पुरानी इमारत तक पहुंचते हैं, जिसे फ्रे दुकान बताता है, और बिना समय गंवाए मिस इजरेट अंदर घुस जाती हैं अपने मिशन की शुरुआत करने के लिए। बाहर इंतजार करते हुए फ्रे देखता है कि कुछ आम लोग छोटी लड़कियों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह दखल देने का फैसला करता है। फ्रे सुन लेता है कि वे तस्कर कह रहे हैं कि उनका मास्टर खुश होगा, इसलिए वह चुपचाप उनका पीछा करता है। वह एक कोठे तक पहुंचता है, जहां वह देखता है कि लड़कियों को अंदर घसीटा जा रहा है। जब वह अंदर जाने की कोशिश करता है, तो दो ताकतवर आदमी उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि यह जगह उसके जैसे लड़कों के लिए नहीं है। फ्रे बिना समय गंवाए उन्हें कुछ पैसे थमा देता है और वे बेशर्मी से घुटनों पर गिर जाते हैं और उसके लिए रास्ता खोल देते हैं। अंदर पहुंचकर वह एक युवा मालकिन से मिलता है, जो उसे अलग अलग औरतों की तस्वीरों से भरी एक पत्रिका दिखाती है और कहती है कि वह अपनी पसंद चुन ले। लेकिन फ्रे कहता है कि फैसला करने से पहले वह असली चेहरों को देखना चाहता है। मालकिन कहती है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि वे ऐसे काम नहीं करते। लेकिन फ्रे पूरी तैयारी के साथ आया था। वह उसे बहुत बड़ी रकम देता है, जिससे वह चौंक जाती है। पैसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह उसे एक भूमिगत रास्ते से नीचे ले जाने लगती है, औरतों को दिखाने के लिए। उसे ले जाते समय फ्रे उसकी स्टेट्स देखता है और हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि वह डेमन किंग की सबऑर्डिनेट है, सक्यूबस क्वीन। फिर भी वह साथ देने का नाटक करता है ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। आखिरकार वे एक जर्जर डंजन में पहुंचते हैं, जहां कई खूबसूरत औरतें बंधक बनाकर रखी गई है। वहां पहुंचते ही मालकिन घोषणा करती है कि एक ग्राहक आया है और औरतों को मुस्कुराने के लिए मजबूर करती है। जैसा उम्मीद था, वे सब नकली मुस्कान के साथ फ्रे का स्वागत करती हैं, लेकिन साफ दिख रहा होता है कि वे दर्द में हैं। मालकिन पूछती है कि क्या यह दृश्य उसके लिए अजीब है, क्योंकि उसे कम उम्र की लड़कियां ज्यादा पसंद हैं। मालकिन थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फ्रे उसे एक और पैसों की थैली दे देता है और उसका फैसला तुरंत बदल जाता है। वह उसे कमरे के एक कोने में ले जाती है, जहां दीवार में एक छिपा हुआ रास्ता होता है। जब वह उसे खोलने की कोशिश करती है, फ्रे उसे एक तरफ धक्का देता है और खुद उस रास्ते में घुस जाता है। वह रास्ता उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाता है, जहां वह देखता है कि कई बच्चे एक पिंजरे में बंद हैं और पास में एक मैजिक सर्कल बना हुआ है। तभी फ्रे को सब समझ आ जाता है। सक्यूबस क्वीन बच्चों को बलि बनाकर डेमन किंग को बुलाने वाली है। बच्चे उसे देखते ही रोने लगते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं। थोड़ी ही देर में सक्यूबस क्वीन अपने असली रूप में वहां पहुंचती है, अपने डार्क सैनिकों के साथ, और आदेश देती है कि फ्रे को पकड़ लिया जाए, क्योंकि वह उनकी बड़ी योजना में रुकावट बन रहा है। फ्रे तुरंत एक मास्क पहन लेता है ताकि अपनी पहचान पूरी तरह छिपा सके और अपना हथियार निकालता है। फिर एक ही पल में वह बिजली की रफ्तार से सभी सैनिकों को मार गिराता है और सिर्फ सक्यूबस क्वीन बचती है। धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए वह अपनी जान की भीख मांगती है और कहती है कि अगर वह उसे छोड़ दे तो वह जिंदगी भर उसकी सेवा करेगी। लेकिन फे जवाब देता है कि वह बच्चों से खिलवाड़ करने वालों से कोई सौदा नहीं करता और उसी जगह उसे खत्म कर देता है। बच्चों को आज़ाद कराने के बाद वह उन्हें खाने के लिए कुछ पैसे देता है और कहता है कि बिना कहीं रुके सीधे घर चले जाएं, और वे चले जाते हैं। तभी सिस्टम से उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है, अचानक मिले क्वेस्ट को पूरा करने का इनाम। नोटिफिकेशन देखते हुए फ्रे सोचता है कि इनाम उम्मीद से कम क्यों है। तभी एक बच्ची वापस आती है उसे धन्यवाद कहने के लिए। उसके स्टेट्स देखकर फ्रे समझ जाता है कि उसमें एक ताकतवर सोर्सरर बनने की जबरदस्त क्षमता है, तो वह अपना इनाम उसे देने का फैसला करता है। इनाम स्वीकार करते हुए वह छोटी लड़की उसका नाम पूछती है, ताकि वह एक दिन उसकी दया का बदला चुका सके। लेकिन फ्रे कहता है कि इसकी चिंता ना करे, उसने तो बस एक हीरो का कर्तव्य निभाया है। जाते जाते वह उसे मैजिक की पढ़ाई करने को कहता है, ताकि वह एक टॉप क्लास सोर्सरर बन सके, और वह लड़की वादा करती है कि ऐसा ही करेगी।
वह मन ही मन ठान लेती है कि चाहे जो हो, वह एक दिन उसे ढूंढ निकालेगी और उसका एहसान जरूर चुकाएगी। फ्रे को अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह छोटा सा हस्तक्षेप आगे चलकर बड़ी तस्वीर का हिस्सा बनेगा और उसकी कहानी में एक अकल्पनीय बदलाव लाएगा। जब फ्रे वापस आता है तो देखता है कि मिस इजरेट पहले ही दुकान नष्ट कर चुकी हैं। उसे देखकर वह पूछती हैं कि वह कहाँ गया था, और वह शांत स्वर में कहता है कि वह बस थोड़ी देर इधर उधर घूमने चला गया था। वह फिर उसे बताता है कि थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन गिल्ड में एक ऑक्शन होने वाला है। जब मिस इसरेट को पता चलता है कि वहाँ एक ब्लैक मैजिक आर्टिफैक्ट बिकने वाला है तो उनकी आंखें चमक उठती हैं और वह तुरंत वेन्यू की लोकेशन पूछने लगती है। लेकिन उनकी उम्मीद तब टूट जाती है जब फ्रे बताता है कि ऑक्शन हाउस के चारों तरफ एक बैरियर लगा है जो बिना टिकट वालों को अंदर जाने से रोकता है। खुशकिस्मती से फ्रे के पास एक टिकट है और वह कहता है कि अगर वह उसकी लवर बनकर रजिस्टर हो जाए तो वह उसके साथ अंदर जा सकती है। कुछ घंटों बाद दोनों एक कपल बनकर वेन्यू पर पहुंचते हैं। अपनी जगह बैठने के बाद फ्रे बस उस आर्टिफैक्ट को पाने के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस पत्थर की असली ताकत किसी और को पता नहीं होगी, इसलिए उसे पाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अचानक उसे एक जानी पहचानी ऑरा महसूस होती है। जब वह उसे फॉलो करता है तो हैरानी से देखता है कि काबी वहां भेष बदलकर मौजूद है। कुछ ही देर में क्लाना उसके पास आकर बैठ जाती है, बिना यह जाने कि वह कौन है, जिससे वह और भी ज्यादा चौंक जाता है। और जैसे यह काफी नहीं था, उसे पता चलता है कि फेल्रो भी ऑक्शन में हिस्सा ले रही है। तीनों हीरोइन को उसी आर्टिफैक्ट के पीछे देखकर फ्रे समझ जाता है कि वे इसे उसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। कुछ मिनट बाद आर्टिफैक्ट की घोषणा होती है और बताया जाता है कि उसमें लक्ष्य को दबाने और उसके दिमाग को नियंत्रित करने की शक्ति है। बोली एक गोल्ड से शुरू होती है। फ्रे जानता है कि मुख्य क्वेस्ट पूरा करने के लिए यह आर्टिफैक्ट जरूरी है, इसलिए वह 15 गोल्ड की बोली लगाता है। तुरंत क्लाना 20 गोल्ड बोल देती है और सबको चौंकाते हुए फेलरो अचानक 10,000 गोल्ड बोल देती है। दरअसल उसने जीरो ज्यादा लगा दिए थे। ऑक्शनर डील फाइनल करने ही वाला होता है, लेकिन फे 11,000 गोल्ड बोल देता है। भीड़ में से एक अमीर आदमी अचानक दिलचस्पी दिखाता है और 12,000 गोल्ड की बोली लगा देता है। फ्रे हार मानने को तैयार नहीं और बोली बढ़ाता रहता है। आखिरकार 55,000 गोल्ड में आर्टिफैक्ट फ्रे के नाम हो जाता है। डील खत्म होते ही कानिये एक शक्तिशाली डार्क स्पेल तैयार करती है ताकि आर्टिफैक्ट चुरा सके। फ्रे तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन क्लाना की फायर किक उसे कमरे के पार फेंक देती है। भेष में होने की वजह से क्लाना उसे पहचान नहीं पाती और पूछती है वह कौन है। फ्रे जवाब देने की बजाय कहता है कि उसकी ड्रेस का आधा हिस्सा जल गया है। यह सुनकर क्लाना शर्म से लाल हो जाती है और उसे पेरवट कहती है। तभी फेलरो भी आ जाती है और उसे डेमन किंग का मिनियन कहती है। बिना उसे सफाई का मौका दिए वह उस पर जबरदस्त हमला कर देती है, जो सामान्य तौर पर उसे मिटा देता, लेकिन फ्रे बिना चोट खाए बच जाता है। दोनों लड़कियां मिलकर उसे खत्म करने का फैसला करती है, लेकिन तभी वह अमीर आदमी उनके पास से गुजरता है और वे दोनों बेहोश होकर गिर जाती है। वह अपना भेष उतारता है और खुद को महान डेमन उकारियस बताता है। फ्रे पूछता है कि वह खुद को क्यों दिखा रहा है। उकारियस कहता है कि वह नाराज है क्योंकि आर्टिफैक्ट उसके हाथ से निकल गया। उसे लगता है वही उसका असली हकदार था, क्योंकि वही उसकी ताकत बढ़ा सकता है। फ्रे समझ जाता है कि पिछले जीवन में भी शायद वही इसे ले गया था। अचानक वह देखता है कि मिस इजरेट पूरी ताकत सिका से लड़ रही है, जो अजीब है। उकारियस बताता है कि उसने इजरेट पर स्पेल डाल दिया था। कुछ देर तक टिकने के बाद काने इसरेट से दबने लगती है और इसरेट आखिरी वार करने वाली होती है। उसी पल फ्रे अपनी तलवार निकालता है और एक झटके में उकारियस का सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन स्पेल का असर खत्म नहीं होता, इसलिए उसे खुद दखल देना पड़ता है। जैसे ही इसरेट काने को खत्म करने वाली होती है, फ्रे बीच में कूदकर अपने शरीर से वार झेल लेता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। काने पूछती है वह कौन है और उसकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन फ्रे कुछ नहीं कहता। घायल हालत में वह जानता है कि सीधे इसरेट से नहीं जीत सकता, तो वह एक खास हमला करता है जिससे स्पेल का असर टूट जाता है और इसरेट बेहोश हो जाती है। फ्रे अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वहां से भागता है और सीधे अपने डॉन लौट जाता है। कुछ देर बाद क्लाना और फेलरो होश में आती है और एक डेमन की लाश देखकर चौंक जाती है। वे कान्ने को फ्रे के खिलाफ बने अलायंस के बारे में बताती है और पूछती है क्या वो शामिल होगी, और वह मान जाती है। क्लाना फेलरो को डांटती है कि पिछले जीवन की उसकी गलती से फ्रे को फायदा मिला था। इसी दौरान काको एक स्टार आकार का ब्रोच मिलता है जो फ्रे वाले जैसा ही दिखता है। उसी शाम फ्रे डॉन लौटकर अपने घाव पर पट्टी बांधता है और कपड़े पहनकर उसे छिपाता है। वह सोचता है कि एक ही रात में उसे डेमन किंग का मिनियन और 3 हीरोइन क्यों मिले। कुछ देर बाद कानी आती है। फ्रे उसे हमेशा की तरह नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अनदेखा करती है और पूछती है वह दिन में कहाँ था। वह रूखे अंदाज में कहता है कि वह इजरीट के साथ शॉपिंग गया था और बिस्तर की तरफ बढ़ता है। कानी कहती है कि उसने एक ऐसे आदमी को देखा जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता था
और उसकी तरह की तलवार लिए था। फ्रे चौंकता है और कहती है कि वह इसे डॉन में छोड़ गया था। फ्रे तुरंत उसे छीन लेता है और तभी वह बताती है कि उसे यह ऑक्शन हाउस में मिला। यह सुनकर फ्रे घबरा जाता है और तभी वो उसकी पीठ पर पट्टियां देख लेती है और उसका शक पक्का हो जाता है। वो पूछती है उसने उसे क्यों बचाया, लेकिन जवाब देने से पहले ही सिस्टम उसे पेनल्टी देता है। उसकी उम्र और विटैलिटी घट जाती है और उससे भयानक दर्द होता है और सोचती है कि वो उसे मरने के लिए छोड़ सकती थी, लेकिन अब वो सच जानना चाहती है। इसलिए वो डार्क मैजिक से उसकी चेतना में प्रवेश करती है ताकि उसके दिमाग की सच्चाई देख सके। उसके माइंडस्केप में पहुंचते ही वह हैरान रह जाती है क्योंकि जगह बेहद शांत और पवित्र है। चाहे बाहर से फ्रे जैसा भी दिखता हो, इधर उधर देखते हुए उसे फ्रे का एक छोटा सा रूप दिखता है जो घबरा कर उसका स्वागत करता है। वो मैजिक सक्रिय करती है और पूछती है क्या वही सबकॉन्शियस का मालिक है। फिर उसे बांध देती है और ओथ मैजिक इस्तेमाल करने की बात कहती है। वह तुरंत सच बोलने की कसम खाता है और वह उसे छोड़ देती है। फिर पूछती है फ्रे ने उसकी मदद क्यों की। छोटा फ्रे कहता है क्योंकि वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह समझ नहीं पाती और पूछती है जब वह उसके साथ इतना क्रूर था तो कैसे। तब वो कहता है कि उसके व्यवहार की एक सही वजह है और वह अक्सर अपनी लाइफ फोर्स कुर्बान करके उसकी मदद करता है। यह सुनकर काने सन्न रह जाती है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर छोटा फ्रे समझ जाता है कि अब उसे सच्चाई दिखानी ही पड़ेगी। इसलिए वो उसे फ्रे का असली रूप दिखाता है। वह उसका असली मकसद दिखाता है जो उसे और पूरी दुनिया को बचाना है, और यह भी कि उसके पास घिनौना बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसने उसे बचाया है। सच्चाई समझते ही वह घुटनों के बल गिर जाती है और रोने लगती है। सबकॉन्शियस का लॉर्ड उसे शांत करता है और कहता है कि उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए। आखिर नफरत झेलना तो वह संभाल ही सकता है। इतना कहते ही माइंडस्केप टूट जाता है और कान्या असली दुनिया में लौट आती है। कुछ घंटों बाद फ्रे जागता है और देखता है कि कान्या उसके पास बैठकर रो रही है। वो समझ जाता है कि उसे उसका राज पता चल गया है। झूठ बोलने का अब कोई फायदा नहीं है। इसलिए वह साफ साफ बता देता है कि वह एक मजबूत ओथ से बंधा है। चाहे वह दुनिया को बचाना ही क्यों न चाहता हो, उसे ताकत पाने के लिए बुरे काम करने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसके अच्छे काम उजागर हो गए तो उसकी उम्र कम हो जाएगी। उसके मुंह से सच्चाई सुनकर कान्या समझ जाती है कि वह उसके साथ बुरा क्यों था। फिर भी फ्रे कहता है कि उसने अपने काम के लिए उसका इस्तेमाल किया और उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके कर्म सही नहीं ठहराए जा सकते। और कहती है कि हर चीज की एक वजह होती है। आखिर वह हर रात उसे अपनी लाइफ फोर्स देता रहा है। यह सुनकर फ्रे चौंक जाता है कि उसे यह भी पता है। फिर वह पूछता है अब वह क्या करेगी, और कान्या कहती है कि वह हमेशा की तरह उसकी सेवा करती रहेगी क्योंकि जब तक वह उसका कर्ज नहीं चुका देती उसे चैन नहीं मिलेगा। फ्ले को पहले से अंदाजा था कि वह ऐसा ही कहेगी, इसलिए वह उसे उसके काम पर लगा देता है। बाद में एक कैट कैफे में प्रिंसेस क्लाना, फेलरो और का से गुप्त मीटिंग करती है ताकि कोई उनके फ्ले को खत्म करने की योजना के बारे में ना जाने। डोमिनेशन स्टोन उनके हाथ नहीं लगा, इसलिए अब वे फ्ले की कमजोरी पकड़कर उसकी चाल रोकने का प्लान बनाती है। जब वे अपनी अपनी इच्छा की बात कर रही होती है, का चुपचाप सोचती है कि वह फ्रे के लिए जासूस बनकर मदद करे, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वह किस्मत की डोरियों के सामने कितनी बेबस है। तो वह छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करने का फैसला करती है और सबसे पहले वह उसे अच्छा खाना खिलाना चाहती है क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए ही सही फ्रे की मुस्कान देखना चाहती है। कान्या उसका नाश्ता तैयार करती है और फ्रे न सिर्फ कहता है कि खाना स्वादिष्ट है, बल्कि यह भी कि वह बहुत समय से ऐसा कहना चाहता था। इसके तुरंत बाद फ्रे कहता है कि वह उसे अपनी लाइफ फोर्स देगा। कान्या उसकी चिंता करती है, लेकिन वह कहता है सब ठीक है और वह उसे मरने नहीं देगा। मजबूर होकर वह मान जाती है, लेकिन उससे विनती करती है कि वह हद से ज्यादा ना करे। वह बैठकर उसे देखती है और नोट करती है कि पेनल्टी उसके शरीर पर असर डाल रही है। अचानक कान्या का पेट दर्द करने लगता है। फ्रे समझ जाता है कि उसका स्टार माना और उसका डार्क मैजिक मिल गया है, तो वह उसकी चेतावनी अनसुनी करके मिला हुआ मैजिक अपने अंदर खींच लेता है। कुछ देर बाद उसका दर्द शांत हो जाता है, लेकिन तभी वह देखती है कि उसका बायां हाथ काला पड़ गया है। फ्रे कहता है चिंता ना करे क्योंकि वो उसका प्रमुख हाथ नहीं है, इसलिए ज्यादा समस्या नहीं होगी। फिर भी कान्या को चिंता रहती है कि उसका हाथ वापस लाना मुश्किल होगा, लेकिन वह कहता है कि सब खत्म होते ही सब सामान्य हो जाएगा। वह उदास होकर उसे देखती है और दोनों स्कूल की तैयारी करते हैं। बाद में क्लास में जब इस रेट बताती है कि मिड टर्म टेस्ट एक पर एक मैच होगा, फ्रे नोट करता है कि उसकी हालत खराब है, लेकिन उसने एकेडमी में काफी पॉइंट्स जमा कर लिए हैं और उनकी बदौलत उसने सभी जरूरी स्किल आइटम ले लिए हैं। अब वो मुख्य क्वेस्ट पर ध्यान दे सकता है। मुख्य क्वेस्ट स्वीकार करते ही उसे मिड टर्म में एरिना से लड़ने और उसे हराने का टास्क मिलता है। अगर वह जीत गया तो उसे लाइफ चार्जर मिलेगा, लेकिन यह क्वेस्ट अनिवार्य नहीं है। वह चाहे तो इसे छोड़ भी सकता है क्योंकि इससे कहानी की दिशा नहीं बदलेगी।
वह विकल्पों का विश्लेषण करता है। अगर कोई नोबल एरिना से हार गया तो वे कॉमनर डॉम पर हमला करेंगे, लेकिन वह जीत कर, हार कर या भाग कर भी कहानी मोड़ सकता है। वह चाहे तो लड़ाई से बचकर किसी और को विलेन बना सकता है। इस तरह वह मास्टरमाइंड बन जाएगा, या फिर एरिना से लड़कर जीत सकता है, या जानबूझकर हार सकता है। सभी विकल्प देखकर फ्रे वही रूट चुनता है जिसमें वह विलेन बनेगा, ताकि भविष्यवाणी के रास्ते पर चल सके। इस रेट क्लास खत्म करते हुए कहती है कि सब अच्छे से तैयारी करें और अगले पीरियड तक जोड़ी बनाकर रिपोर्ट करें। क्लास खत्म होते ही फ्रे सोच में डूब जाता है, क्योंकि एरिना उसे हरा नहीं सकती। वह बाहर जाता है और देखता है कि कुछ परेशान करने वाले नॉबल्स एरिना और उसकी दोस्त को मार रहे हैं, क्योंकि वे फ्ले के लिए लाए गए गिफ्ट ऑफरिंग से भाग गई थी। जब फ्ले उन्हें देखता है, वह नॉबल्स पर चिल्लाता नहीं है, बल्कि बिना उसके आदेश के कार्रवाई करने के लिए उनकी तारीफ करता है। एक महिला नॉबल खुशी से उससे चिपक जाती है और वह कहता है कि वह तो एरिना के बारे में सोच रहा था। वह एरिना के पास जाता है और पूछता है कि वह भागी क्यों थी, लेकिन एरिना की दोस्त जवाब देती है कि वह बेवकूफ़ी करके वहां नहीं रुक सकती थी। फ्रे उसे किनारे कर देता है और एरिना से एक सौदा स्वीकार करने को कहता है कि टेस्ट में जो जीतेगा वह हारने वाले से जो चाहे करवा सकता है। उसकी दोस्त तुरंत बोल पड़ती है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। फ्रे कहता है कि वह एरिना से बात कर रहा है जब तक कि वह खुद टेस्ट में उससे लड़ना ना चाहे। उसका मतलब समझते ही वह चुप हो जाती है और एरिना लड़ने के लिए मान जाती है। फ्रे वादा करता है कि अगर वह जीती तो उसे 1000 गोल्ड देगा, लेकिन अगर वह हारी तो वह उसकी स्लेव बनेगी। फिर वह एक जादुई खोपड़ी वाला पेंडेंट निकालता है और डेथ होत की बात करता है। साथ ही ताना मारता है कि कॉमनर वादे तोड़ने के आदी होते हैं। यह सुनकर नोबल्स भी हैरान रह जाते हैं और एरिना गुस्से में उसकी दोस्त की चेतावनी अनदेखी करके समझौते के लिए तैयार हो जाती है। वह भी अपना पेंडेंट निकालती है। जैसे ही दोनों खोपड़ियां जुड़ती हैं, उनसे जंजीरें निकलती हैं और उनके दिलों में धंस जाती हैं। फिर सबके सामने बड़ी बड़ी बातें करता है और नोबल्स उसकी हिम्मत पर हैरान होते हैं। फिर वह उनकी तरफ मुड़कर कहता है कि वे अब उन दो कॉमनर पर हाथ न उठाएं और उसकी तरह दूसरों का इस्तेमाल न करें। अब नोबल्स एरिना को तंग नहीं करेंगे, क्योंकि वह अब उसके साथ जोड़ी में है। लेकिन असली समस्या यह है कि उसे अब एरिना से हारना होगा, जबकि वो माना की कमी से कमजोर है और जानबूझकर हारना आसान नहीं होता। जैसे ही वो वहां से चलता है, सिस्टम उसे 500 पॉइंट्स देता है और नया स्किल स्टोर अनलॉक कर देता है। वो एक नई स्किल देखता है जो माना ट्रांसफर करने की क्षमता देती है और समझ जाता है कि वह एरिना को अपना माना दे सकता है। माना ट्रांसफर स्किल खरीदने के बाद वह नोट करता है कि इससे मुख्य मिशन कवर हो जाएगा। उसके पास अभी भी कुछ पॉइंट्स बचे हैं, तो वह कैटलॉग चेक करता है और एक ऐसी स्किल देखता है जो झूठ बोलने पर सामने वाले को थोड़ा प्रभावित कर सकती है। वो उसे भी खरीद लेता है, क्योंकि भविष्य में उसे कई झूठ बोलने होंगे। टेस्ट करने के लिए वो खुद को खुलेआम औरत कह देता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि फारी ने यह सुन लिया है और वह हैरान होकर गलत फहमी में फंस जाती है। पहले वो सोचता है उसके पीछे जाए, लेकिन फिर छोड़ देता है और सोचता है कोई नुकसान नहीं। 3 दिन बाद स्कूल के ट्रेनिंग ग्राउंड में फ्रे झाड़ियों के पीछे से एरिना को देखता है। वह कम माना के बावजूद कड़ी ट्रेनिंग कर रही है। उसकी दोस्त उसे खुद को ज्यादा न थकाने को कहती है, लेकिन एरिना एक मैजिक अटैक निकालने की जिद करती है जो उसे फ्रे के खिलाफ जीत दिला सके। उसे पता नहीं कि फ्रे उसकी लगन देखकर भावुक हो गया है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काफी कोशिश के बाद वह फायरबॉल बना लेती है और फ्रे कम माना में भी फ्लेम्स पैदा करने की उसकी स्किल से प्रभावित होता है। वह तय करता है कि उसे थोड़ा मैजिक देगा, लेकिन इस प्रक्रिया से एरिना पर असर पड़ता है तो उसकी दोस्त उसे संभालती है और सुझाव देती है कि वे किसी घुमावदार तरीके से मदद करे, क्योंकि उसे लगता है कि फ्ले के पास जरूर कोई चाल होगी। यह सुनकर फ्ले के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह खुश होता है कि वह इसे उसकी दोस्त के जरिए अंजाम दे सकता है। लेकिन एरिना मना कर देती है, कहती है कि वह अपनी ताकत से जीतना चाहती है। अगर वे साथ मिलकर जीते तो वह भी फ्रे जैसी होगी। उसकी दोस्त झुंझलाकर डॉम की तरफ लौटती है और चाहती है कि एरिना उसका प्रस्ताव मान ले। फ्रे भी यही चाहता है, क्योंकि तब उसकी योजना आसान हो जाती। अचानक एक कबूतर नोट लेकर आता है और फ्ले पढ़ता है कि यह फिलरोज का पत्र है, जो कहती है कि उसे उसका राज पता है। दोपहर में वह वहां जाता है और भारी दरवाजे से जूझता है। फिर वह फेलरोज को प्रार्थना करते देखता है। पास में एक डिब्बा रखा होता है। जैसे ही वह उसे देखती है, वो डिब्बे से कुछ निकालती है और पूछती है उसने उसे इतने समय तक धोखा कैसे दिया। फ्रे हैरान होता है, क्योंकि वो खून नहीं खास रहा, मतलब उसकी असली पहचान उजागर नहीं हुई। तभी वो एक मेड ड्रेस निकालती है और कहती है कि उसके औरत होने की अफवाह दुनिया हिला देगी। फ्रे दंग रह जाता है और सोचता है वो मेड ड्रेस क्यों पकड़े हैं। वह कहती है कि अगर वो उसकी पर्सनल मेड बन जाए तो वह उसका राज छिपा लेगी। तभी फ्रे को समझ आता है कि उसने गलतफहमी को सच मान लिया है। वह शांत होकर जाने लगता है और कहता है जो करना है करो, लेकिन वह उसे जाने नहीं देती और पूछताछ करती है
कहती है उसका शरीर उसके दावे से मेल नहीं खाता। नाराज होकर वह कहता है कि वह आदमी है, लेकिन वह विश्वास नहीं करती, बल्कि उसे कहती है कि वह उसे जांचे। वह चिल्लाकर कहता है यह अपराध है। कुछ सेकंड बाद उसे सच्चाई समझ आती है और वह शर्मिंदा हो जाती है। उसे जाते देख वह कहती है कि अगर वह औरत होता तो वह उसे बचा सकती थी। अचानक वह उसका गला पकड़ लेती है और उसे जमीन पर पटक देती है। आंखों में आंसू लेकर कहती है कि क्लाना को उसकी कमजोरी पता है और उसे मरवाने की योजना है। वह उसे बचाना चाहती थी। अगर वह चुपचाप मान जाता तो सब ठीक रहता। अब उसके पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं। फे उसका गुस्सा समझ जाता है और मरने का नाटक करता है। वह सोचती है उसने उसे मार दिया और खुद को अपराधी कहती है और उसके पीछे मरने की कसम खाती है। वह मैजिक से भरा हाथ उठाती है और खुद को खत्म करने वाली होती है। तभी सिस्टम फ्रे को चेतावनी देता है कि उसे दिन में एक बार उसे जानलेवा वार से बचाना होगा। वह तुरंत चिल्लाता है रुक जाओ। वह चौंक जाती है कि वह जिंदा है और फिर मैजिक से खुद को मजबूत करती है ताकि फिर से उस पर हमला करे। लेकिन फ्रे अपनी शर्ट का बटन दबाता है और उसकी रिकॉर्ड की हुई स्वीकारोक्ति चला देता है जिसमें क्लाना की योजना का जिक्र था। वह गुस्से में कहता है कि वह इतना मूर्ख नहीं था कि खाली हाथ आता। फिर उसके पास जाकर कहता है कि उसके पास प्रिंसेस के साथ उसकी साजिश का सबूत है। अगर यह बाहर गया तो उसके लिए मुसीबत होगी। इसलिए वह उसे ब्लैकमेल करता है कि वह मेड ड्रेस पहनकर उसके लिए काम करे और उसका कमरा साफ करे। 5 बार साफ करने के बाद भी वह कहता है एक बार और करो। वह चिल्लाती है, लेकिन वह रिकॉर्डिंग चला देता है और वह झाड़ू लगाती रहती है। फ्रे फिर उसे धमकाता है, कहता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वह उससे कोई और काम करवाएगा, जैसे नाइट सर्विस। लेकिन वो सीधा जवाब देती है कि वह ऐसी हरकत करने से बेहतर अफवाहें फैलने देगी। फ्रे तुरंत उसे थप्पड़ मार देता है और सिस्टम उसे घटिया मास्टर बनने पर 500 पॉइंट्स दे देता है। उसके बाद वह उसे याद दिलाता है कि वही थी जिसने उससे अफवाहें न फैलाने की भीख मांगी थी और कहा था कि वह उसके लिए कुछ भी करेगी। वह अपनी सीट पर वापस बैठता है और घूरते हुए कहता है कि अगर वह नरक नहीं देखना चाहती तो चुपचाप आज्ञा माने। उसके हालिया व्यवहार से हैरान और चिड़ी हुई फेलरो उस पर चिल्लाती है और पूछती है कि वह पहले जैसा दयालु इंसान क्यों नहीं रहा। फ्रे उसे ऐसे देखता है जैसे वो कोई मासूम बनने की कोशिश कर रही हो। फेलरो बताती है कि जब वह घायल हुई थी तो उसी ने उसे एक पोशन दिया था और वह सोचता है यह याद कहाँ से आई। फेलरो फिर अपना मूड बदल देती है और मान लेती है कि फ्रे पूरी तरह कचरा है। वह झाड़ू उठाकर फिर से सफाई करने लगती है और फ्रे समझ जाता है कि उसके दिल में जो भी बचा खुचा लगाव था वह अब खत्म हो चुका है। अब उसके अंदर सिर्फ नफरत है। फ्रे को उसकी ये सोच ठीक लगती है क्योंकि कुछ महीनों बाद जो भी उसके लिए चिंता दिखाएगा उसे सिस्टम की सजा मिलेगी। उस रात फ्रे डॉम लौटता है और कन्या देखती है कि वह शराब पीकर आया है। वह पूछती है क्यों, खासकर जब वह हाल में बुरे सपने देख रहा है। फ्रे कहता है कि पिछले जीवन में भी उसने यही परिणाम झेला था। फिर वो उसे लेटने को कहता है। कन्या चुपचाप मान जाती है और अपनी शर्ट के बटन खोल देती है, जिससे फ्रे शर्मिंदा हो जाता है। वह कहता है कि उसे उसके पेट को छूने की जरूरत नहीं है, खासकर मैजिक ट्रांसफर के लिए। कन्या को समझ नहीं आता इसमें क्या बदलना है, लेकिन जब फ्ले कहता है कि उसके लिए इधर उधर देखना अजीब है, तब उसे एहसास होता है कि वह आखिर लड़का है। वह हकलाते हुए मान जाती है और उसके बिस्तर पर लेट जाती है। फ्रे उसे मैजिक से भरना शुरू करता है और उसी दौरान उसे पता चलता है कि जिस दिन वह बेहोश था कन्या उसके सबकॉन्शियस में गई थी। सच जानकर फ्ले खुश होता है, लेकिन फिर कहता है कि वो खुद को ज्यादा ना थकाए क्योंकि पिछले जीवन में उसने बहुत घटिया काम किए हैं। फिर भी कन्या अपना फैसला नहीं बदलती क्योंकि दोनों टाइमलाइन में हैं। फ्रे ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। उस रात जब फ्रे सोता है, कन्या देखती है कि उसे फिर बुरा सपना आ रहा है। वह ठान लेती है कि उसे मदद करनी ही होगी, क्योंकि वह उसे बचा नहीं सकती तो कम से कम इतना तो कर ही सकती है। वह अपना कैट प्लस उठाती है और सोचती है यही सबसे सही भेष है, क्योंकि यह इंसान नहीं है। वह रिचुअल शुरू करती है और उसके सबकॉन्शियस में प्रवेश करती है। वहां फ्रे भटक रहा होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि वह कहाँ है। तभी उसे एक काली बिल्ली दिखती है जो उसे जानी पहचानी लगती है। वह उसे उठा लेता है और साथ चलने को कहता है। अचानक चारों तरफ धुंध छा जाती है। धुंध के पार वह अपने छोटे वाले रूप को देखता है जो छोटी फेलरो से बात कर रहा है। फ्रे सोचता है क्या यह सपना है, लेकिन वह देखता रहता है। फेलरो उसे नहीं पहचानती और पूछती है कि वह उसे पोषण क्यों दे रहा है। छोटा फ्रे अपना परिचय देता है और कहता है कि जरूरतमंद की मदद करना स्वाभाविक है। फेलरो उसे झूठा समझती है और यह देखकर असली फ्रे उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी पहली मुलाकात स्लम में नहीं हुई थी, वह तो कैथेड्रल में होनी चाहिए थी। छोटा फ्रे कहता है शक करना सामान्य है और पोषण वहीं छोड़कर चला जाता है। कहता है कि वह कैथेड्रल जा रहा है और भले वह अच्छा इंसान ना हो, पर चर्च के लोग भरोसेमंद होंगे। फेलरो उसे रुकने को कहती है, लेकिन वह चला जाता है। अकेली रहकर वह सोचती है
कि वह बुरा नहीं लगता, लेकिन समझ नहीं पाती वह क्या सोच रहा है। जैसे ही धुंध हटती है, वह पत्थर बन जाती है। फ्रे समझ जाता है यह सपना नहीं है। उसे याद आता है उसने उसे थप्पड़ मारा था और जो उसने देखा वो उसकी बात से मेल खाता है। यह सब बहुत असली लगता है। वो सोचता है क्या किसी ने उसकी यादें बदल दी। तभी काली धुंध उसे घेर लेती है और उसे बुरा एहसास होता है। अगला दृश्य और भी खतरनाक है। वह बुरी तरह घायल फेलरों को देखता है जो बंदी हुई है, और सिर्फ घावों से ही नहीं, आंखों और मुंह से भी खून बह रहा है। अंधेरे गर्त में तैरते हुए फ्रे समझ जाता है कि हालत बेहद खराब है। वह निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी एक आवाज आती है, पूछती है वह कब तक सोएगा, और उसे जागने को कहती है। वह ऊपर देखता है तो खून से सना फेलरों का शव मुस्कुरा रहा होता है। हथियार उसके शरीर में धंसे हैं और वह उसे अपराधी कहती है जिसने उसे उस दर्द से गुजारा। फ्रे डर से कांप उठता है, लेकिन मामला और भयानक हो जाता है जब प्लाना का खून से लथपथ शव पीछे प्रकट होता है और पूछता है कि क्या उसे लोगों को मारने में मजा आता है। फ्रे अपने हाथों पर खून देखता है और सोचता है यह खून आया कहाँ से। क्या उसके लिए मरना उसे खुशी देता है। फ्ले और जोर से बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन वे सब उसे घेर लेते हैं और एक अंधे पोर्टल में घसीट लेते हैं। असल दुनिया में कन्या अपनी बिल्ली वाले रूप में उसे काटती है ताकि वह जाग जाए, लेकिन वह नहीं जागता और उसे समझ आता है कि उसका सबकॉन्शियस नियंत्रण से बाहर जा रहा है। वह उसे पोर्टल से खींचने की कोशिश करती है और डरती है कि यंग मास्टर भी जिंदा लाश न बन जाए, क्योंकि वह बिल्ली के शरीर में है। वो ठीक से मदद नहीं कर पा रही। जैसे ही फ्ले गर्त में गिरता है, ऊपर से तेज रोशनी चमकती है। वह आंखें खोलता है और खुद को एक और आयाम में पाता है जो पिछले से कहीं ज्यादा स्वर्ग जैसा है। वह समझने की कोशिश करता है कहाँ है। तभी आवाज आती है कि वे समय पर पहुंच गए। वह सोचता है कौन बोल रहा है। अचानक एक देवी जैसी चमकती महिला सामने आती है और खुश होती है कि उसने पहले उसके सबकॉन्शियस में शक्ति भरी थी। फ्रे उसे अपनी माँ के रूप में पहचान लेता है। वह उसे गले लगाती है और कहती है कि उसका अंतिम उपहार यह है कि अब कुछ समय तक उसे बुरे सपने नहीं सताएंगे। फ्रे की आंखों से आंसू बहते हैं। वह कहती है कि उसने कांटों भरा रास्ता चुना है और सब कुछ हमेशा उसकी मर्जी से नहीं होगा, लेकिन जब सब उल्टा हो तो उसे याद रखना चाहिए कि उसके लिए सच में क्या महत्वपूर्ण है और वह किसे बचाना चाहता है। असल दुनिया में कन्या जागती है और यंग मास्टर के लिए घबरा जाती है। वह तुरंत उसे देखने जाती है और देखती है कि वह ठीक है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किताब पढ़ रहा है। वह पूछती है सपना ठीक था, और उसे समझ आता है कि वही काली बिल्ली थी। वह उसे राहत देने के लिए धन्यवाद कहता है, लेकिन वह माफी मांगती है कि ज्यादा मदद नहीं कर सकी। फ्रे बताता है कि उसने सपने में अपनी दिवंगत डचेस माँ से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जब वह उलझ जाए तो याद रखे कि वह क्या बचाना चाहता है। फिर भी फ्रे डरता है क्योंकि उसकी यादें बदली गई हैं। अब उसे समझ नहीं आता किस पर भरोसा करे, यहाँ तक कि भविष्यवाणी की किताब भी झूठ हो सकती है। तभी कन्या पीछे से उसे गले लगाती है और कहती है उस पर भरोसा करो। जब फ्रे उसका हाथ थामता है, वह मान लेती है कि उसने दूसरों के लिए किसी से भी ज्यादा मेहनत की है और उसे भरोसा दिलाती है कि भले ही उसकी यादें बदली गई हों और उसके सारे प्रयास बेकार लग रहे हों, वह उसके जीने के काबिले तारीफ तरीके को कभी नहीं भूलेगी। उसी पर फ्रे को याद आता है कि उसने यह रास्ता खुद चुना था, भले ही उसे पता था कि यह बहुत कठिन होगा, क्योंकि वह उन लोगों की रक्षा करना चाहता है जिनकी उसे परवाह है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और वह समझ जाता है कि अभी टूटने का समय नहीं है, क्योंकि अगर वह असफल भी हुआ तो उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। कुछ दिनों बाद अकादमी में इसेट घोषणा करती है कि मिड टर्म टेस्ट शुरू होने वाला है और छात्रों को क्रम से आगे आने को कहती है। छात्र आगे बढ़ते हैं और फ्रे शुक्र मनाता है कि पिछली टक्कर के बाद कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब वह एरिना से लड़ने के लिए तैयार है। सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि शारीरिक स्पर्श के जरिए अत्यधिक मैजिक ट्रांसफर करने से माना खत्म हो सकता है और वह बेहोश भी हो सकता है, लेकिन उसे भरोसा है क्योंकि उसने मैजिक ट्रांसफर को जितना हो सके अपग्रेड किया है और कन्या के साथ अभ्यास भी किया है। जब प्लाना और फेलरो लड़ने की तैयारी करती है, इसेट कहती है कि इस बार फॉरफिट मान्य नहीं होगा। फेलरो जवाब देती है कि चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि वह हार मानने का इरादा नहीं रखती। वह अपने शरीर के चारों ओर माना इकट्ठा करती है और क्लाना अपनी उंगली के सिरे पर मैजिक पावर केंद्रित करती है। यह देखकर फ्रे समझ जाता है कि दोनों कुछ प्लान कर रही हैं, लेकिन वह खुद को शांत करता है क्योंकि इतनी दूरी से वे उस पर हमला नहीं कर सकती। जैसे ही क्लाना का माना बढ़ता है, फेलरो एक ताकतवर मुक्के की तैयारी करती है। क्लाना हमला छोड़ती है और फेलरो उसे फ्रे की दिशा में मोड़ देती है। हमला उसकी तरफ आता है और फ्रे समझ जाता है कि वे शुरू से उसे मारना चाहती थी, लेकिन सौभाग्य से इसेट अपनी तलवार से हमला रोक देती है। वह चेतावनी देती है कि अगर यह जानबूझकर था तो वे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, इसलिए दोनों को आपस में लड़कर फैसला करना पड़ता है। फेलरो क्लाना पर वार करती है, लेकिन क्लाना बचकर बेहद तेज प्रहारों की झड़ी लगा देती है और फेलरो जमीन पर गिर जाती है। इसेट क्लाना को विजेता घोषित करती है
और फ्रे तथा एरिना को अगली ड्यूल के लिए बुलाती है। फ्रे आगे बढ़ता है। कन्या उसे चेतावनी देती है कि खुद को ज्यादा मत थकाना। वह कहता है सब ठीक है, क्योंकि उन्होंने गरिमापूर्ण तरीके से हारने की प्रैक्टिस कर ली है। एरिना और फ्रे एरिना में पहुंचते हैं। वह उसे ताने मारना शुरू करती है और वह भी अभिनय की तैयारी में कुछ बातें कहता है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। फ्रे अपने चारों ओर माना इकट्ठा करता है और एरिना फ्लेम अटैक की तैयारी करती है। जैसे ही ड्यूल शुरू होने की घोषणा होती है, फ्रे उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन एरिना 7 फायरबॉल बुला लेती है, जो उसे असंभव लगता था। मगर अचानक वह खांसने लगती है और फायरबॉल बुझ जाते हैं। फ्रे कहता है यह उसकी शक्तियों के अत्यधिक इस्तेमाल का नतीजा है। वह अपनी योजना पर कायम रहता है और माना से भरे हाथ से उसका सिर जमीन में दे मारता है। नीचे देखते हुए उसे दयनीय कीड़ा कहता है और अपने मैजिक का हिस्सा उसके अंदर डालता है। माना से उसे तड़पाते हुए एरिना पीछे से फायरबॉल बुलाती है और उसकी पीठ पर वार कर देती है। फ्रे दर्द से लौटता है और वह उसे औरत को चोट पहुंचाने के लिए डांटती है। एक विशाल फायरबॉल बुलाकर उसे खत्म करना चाहती है। इसेट गिनती शुरू करती है। कहती है अगर 10 सेकंड में वह उठी नहीं तो फ्रे जीत जाएगा। फ्रे घबरा जाता है क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा मैजिक डाल दिया, जबकि एक बार ही काफी था। एरिना समझती है कि वह मुश्किल में है। माना लौट रहा है, लेकिन वह उठ नहीं पा रही। तभी चमकता मैजिक सर्कल प्रकट होता है और वह एरिना के साथ कहीं और पहुंच जाता है। इसेट बाकी छात्रों से कहती है वहीं रहें, क्योंकि स्पेल का पता पहले नहीं चला और आसपास और ट्रैप हो सकते हैं। एक छात्रा को जमीन पर एक रिकवरी स्क्रॉल मिलता है। उधर फ्रे और एरिना एक अजीब जंगल में पहुंचते हैं। फ्रे परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी योजना अचानक हादसों से फेल हो गई। वह एरिना को चेक करता है और राहत पाता है कि वह सिर्फ बेहोश है। वो समझता है कि यह महाद्वीप का सबसे खतरनाक जंगल है, ग्रे फॉरेस्ट। वो सोचता है कि एक घायल हीरो और बिना मैजिक की मैच यहाँ बच पाएंगे। उसे याद आता है कि स्क्रॉल वाली लड़की एरियन थी, शायद ये गलती थी। वह तय करता है बाद में पूछेगा। वह इन्वेंटरी सिस्टम खोलता है जो उसे मास्क ऑफ डिसेप्शन सुझाता है, जो पहचान और आवाज दोनों छिपा सकता है। वह मास्क पहन लेता है और सिस्टम का आभारी होता है, क्योंकि अब पास से भी कोई नहीं पहचान पाएगा। एरिना को जगा के वह कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वह पूछती है क्या हो रहा है। वह झूठ बोलता है कि फ्रे ने टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल से उसे यहाँ लाया और कहता है वह सुरक्षित है, लेकिन उसे जल्दी करनी होगी। वह अभी भी उलझन में है। कहता है फ्रे उसे चुप कराने लाया था, क्योंकि इस्तीफा मांगने का मतलब मौत था। यह सुनकर एरिना सोचती है कि फ्रे ने उसे मरने भेजा। फ्रे घृणा दिखाते हुए झूठ बोलता है कि यह तलवार कुछ एडवेंचरर छोड़ गए, जो उसे भूत समझकर भाग गए। वह उसे पास के सुरक्षित स्थान पर चलने को कहता है और कहता है फ्रे जल्द ही मदद लेकर लौटेगा, लेकिन एरिना रुकने को कहती है। उसे लगता है कुछ गड़बड़ है, भले उसकी कहानी सही लगे। वो कहती है फ्रे का सहयोगी कभी उसकी मदद नहीं करेगा। वो उसे धन्यवाद देती है और अकेले जाने की बात करती है। कहती है वो खुद की रक्षा कर सकती है। फ्रे चेतावनी देता है कि वह लापरवाह है। वह कहती है उसके पास 10% मैजिक बचा है और जब तक हाई लेवल मॉन्स्टर ना आए, और वह सदमे में जम जाती है क्योंकि ऐसा हाई लेवल मॉन्स्टर यहाँ नहीं होना चाहिए था। एरिना डर से कांपने लगती है। विशाल भालू जो उसे दहाड़ता है और अपने पंजे उसकी तरफ झोंक देता है, लेकिन उसी पल फ्रे उसके पीछे छलांग लगाता है और एक भयानक वार करता है जो भालू को 2 हिस्सों में चीर देता है। एरिना यह सब देखकर स्तब्ध रह जाती है। वह समझाता है कि वह उसे अकेले इसलिए नहीं जाने देना चाहता था क्योंकि यहाँ ऐसे खतरनाक हाई लेवल मॉन्स्टर घूम रहे हैं। तभी वह उसे पीछे से आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देती है। वह मुड़कर देखता है तो हथियारों से लैस गोबलिन्स का झुंड उनकी ओर दौड़ रहा होता है। यह देखकर वह चिढ़ जाता है। उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है। दोनों तेजी से दौड़ते हैं। गोबलिन्स पीछे पीछे आते हैं। आखिरकार वे एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। एरिना पूछती है यहाँ इतने खतरनाक मॉन्स्टर क्यों हैं। वह बताता है कि यह जंगल हर तरह के घातक जीवों का घर है। जब वह उसके मास्क पर खून देखती है तो वह कहता है कि उसकी पुरानी बीमारी फिर उभर आई है, क्योंकि भालू से लड़ते वक्त वह ज्यादा जोर लगा बैठा, लेकिन वह उसका हाथ झटक देता है। माफी मांगते हुए कहता है कि वह अपना विकृत चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहता। वह उसकी बात मान लेती है और कहती है वह फल ढूंढ कर लाती है, क्योंकि उसे ऐसी चीजों की जानकारी है। वह कहता है ज्यादा दूर मत जाना। तब वह अपना परिचय देती है और वह झूठा नाम रिहाना बताता है। वह उसे 2 बार बचाने के लिए धन्यवाद देती है। वह कहता है यह कुछ नहीं, क्योंकि वो समान किस्मत वाले को छोड़ नहीं सकता। वह जंगल में चली जाती है और लौटने का वादा करती है। उसके जाते ही वह मास्क उतार देता है और अपना घायल चेहरा दिखता है। वह मन ही मन शुक्र मनाता है कि मॉन्स्टर आ गया, क्योंकि सिर्फ कहानी से शायद वह उसे बेवकूफ नहीं बना पाता। अब उसके वीरतापूर्ण काम से उसके शक दूर हो गए हैं। उसे ड्यूल वाली क्वेस्ट याद आती है। वह सिस्टम से पूछता है उसका क्या हुआ। सिस्टम बताता है कि जीत का स्टेटस अभी पेंडिंग है और कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि क्वेस्ट स्किप करने से कहानी पर असर नहीं पड़ता।
वह अंदाज़ा लगाता है कि अकादमी ने फैसला टाल दिया है, क्योंकि छात्र अचानक गायब हो गए थे। अब वह पूरा ध्यान जंगल से निकलने पर लगाता है, क्योंकि यहाँ एक गलत कदम जान ले सकता है। 3 दिन तक वे साथ सफ़र करते हैं। एरिना ज़मीन से फसल जैसी चीज़ें इकट्ठी करती है और सोचती है कि उसे रिहाना पर निर्भर रहना पड़ रहा है। वे खाना ढूंढते हैं, मॉन्स्टर्स से बचते हैं और आखिर जंगल के प्रवेश के पास पहुंच जाते हैं। एरिना आग जलाकर खाना बनाती है। उसे याद आता है एरियन बहुत चिंतित होगी और वह अकादमी लौटकर माफी मांगने का सोचती है। तभी फ्रे एक मारा हुआ जंगली सुअर लेकर लौटता है। वह हैरान होती है क्योंकि वह घायल है। वह कहता है चिंता मत करो, उधर कम मॉन्स्टर है। वह सुअर काटते हुए पूछती है क्या वह सच में यहीं रहने का सोच रहा है। वह कहता है उसका फैसला नहीं बदला और झूठ बोलता है कि अपनी हालत में वह फ्रे से नहीं बच पाएगा। वह कहती है वो मदद का तरीका ढूंढेगी। वह कहता है वह बोझ नहीं बनना चाहता और जब फ्रे फिर उसकी जान लेने आएगा तो वह उसे बचा नहीं पाएगी। वह उदास हो जाती है। वह कहता है जंगल में रहना इतना बुरा नहीं। 3 दिन से वह ऐसा ही कर रहा है। आखिर वह हार मान लेती है और उसे जंगल में रहने देती है। वह उसे कुछ फल देती है खाना पकने तक खाने के लिए। उसे अच्छा नहीं लगता उसे छोड़ना, लेकिन वह जानती है उसके अपने कारण है। वह अजीब आकार का फल देखकर पूछता है क्या यह आइस ड्रैगन फ्रूट है। वह कहती है उसे नहीं पता। वह बताता है बचपन में उसे यह बहुत पसंद था और इसका एक नाम सिर्फ वही और कुछ लोग जानते हैं। अचानक पूरा जंगल कांपने लगता है। एरिना सोचती है भूकंप है। वो कहता है नहीं, इससे भी बुरा है। वो बताता है यह जंगल सिर्फ मॉन्स्टर का घर नहीं, बल्कि डेमन किंग की सेना का कचरा फेंकने की जगह भी है, जहां बदले हुए मॉन्स्टर, चिमेरा एक्सपेरिमेंट की असफलताएं और कई तरह की भयावह चीजें छोड़ी जाती है। वो कहता है वो सबका सामना नहीं कर सकता, सिवाय डार्क गोलेम के, जिसे मॉन्स्टरों के झुंड भी नहीं हरा पाते। डार्क गोलेम उनकी ओर बढ़ता है। वो तलवार निकालता है और कहता है वह किसी की रक्षा करते हुए नहीं लड़ सकता। उसकी ऑरा उफान मारती है। वह तलवार तानकर उसे भागने को कहता है और कहता है वह समय खरीदेगा। उसे देखते हुए वह सोचता है क्या वो वादा निभा पाएगा। सिस्टम पॉप अब आता है, बताता है डार्क गोलेम की एनर्जी एब्जॉर्प्शन रेट 21% है। वह समझ जाता है यह इस सिनारियो का अंतिम बॉस है, जो मारे गए दुश्मनों की शक्ति सोख लेता है और बाद में डेमन लॉर्ड की सेना उठा ले जाती है। क्योंकि उसने ज्यादा ऊर्जा नहीं सोखी तो उसकी कॉम्बैट क्षमता फिलहाल सेना के बराबर है। वह स्टार माना इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि पहचान खुल जाएगी। गोलेम की आंखें चमकती हैं। वह उन्हें टारगेट मान लेता है और हमला शुरू करता है। एक शक्तिशाली ब्लास्ट उनकी ओर आता है। फ्रे समय रहते खुद और एरिना को बचा लेता है। वह उसे भागने को कहता है, लेकिन वह मना करती है। गोलेम फिर हमला करने की तैयारी करता है। हीरो कहता है उसके पास ज्यादा समय नहीं, लेकिन वह अपनी आखिरी ताकत उससे मदद के लिए लगाएगा, क्योंकि वही है जो फ्रे से बदला ले सकती है। एरिना को याद आता है फ्रे ने भी कभी उसे ऐसे ही बचाया था। वह मुस्कुराकर धन्यवाद कहती है और वादा करती है यह एहसान नहीं भूलेगी। भागते हुए कहती है वह उस सैडिस्ट कमीने को जरूर मारेगी। फ्रे मन ही मन शुक्र मनाता है। उसकी एक्टिंग अब और बेहतर हो गई है। डार्क गोलेम की डरावनी ऑरा फैलती है। फ्रे राहत महसूस करता है कि एरिना निकल गई। वह अपनी तलवार में ठंडी चमकती ऑरा भरता है और तय करता है पूरी ताकत लगाएगा। गोलेम के अंदर अलार्म बजते हैं। उसका सिस्टम बताता है टारगेट एरिना भाग गई। फ्रे उस पर झपटता है और कहता है अब उसका सामना उससे है। एक बार में उसकी एक टांग काट देता है। गोलेम गिर पड़ता है। उसका सिस्टम बैलेंस एरर बताता है और काउंटर मेजर ढूंढने लगता है। फ्रे समझता है उसे कोर नष्ट करना होगा। तभी गोलेम मिसाइल लॉन्चर एक्टिव कर देता है। मिसाइलें उसकी ओर उड़ती हैं। वह तलवार में ऑरा भरता है और तेज वारों से सभी मिसाइल काट देता है। फ्रे सांस लेता है और समझता है लड़ाई लंबी हुई तो वह मरेगा। उधर गोलेम उसे क्लास 1 हाई रिस्क टारगेट घोषित करता है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट शुरू करता है। डार्क ओरा इकट्ठी होने लगती है। फ्री समझता है अगर यह फटा तो दोनों खतरे में होंगे। वह आगे बढ़ता है। हवा में छलांग लगाकर पूरी ताकत से तलवार उसके अंदर गाड़ देता है। जोरदार विस्फोट होता है। गोलेम जमीन पर ढह जाता है। फिर उसकी छाती में तलवार गाड़े खड़ा रहता है। उसका मास्क टूट जाता है और वह थककर गिर पड़ता है। खून उसके मुंह से बहता है। वह सोचता है क्या गोलेम सच में खत्म हुआ। तभी उसे एक टोही कौवा दिखता है और समझ जाता है कि गांव वाले शोर सुनकर आ सकते हैं। अगर उन्होंने उसे यहाँ देख लिया तो एरिना उसकी असली पहचान जान जाएगी।